जब एक 20 साल की लड़की ने एक बूढ़े आदमी से शर्त लगाई तो गांव की पंचायत वालों के सामने क्या हुआ, आइए जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत पुराने वक्त की बात है। हिंदुस्तान के संसारपुर गांव में इलियास नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसके घर में सामान के नाम पर उसके पास एक कुल्हाड़ी और जानवरों के नाम पर एक कमजोर सा ऊंट और एक खच्चर था। किसी तरह वो अपनी इकलौती बेटी के साथ अपना बुढ़ापा गुजार रहा था। एक दिन लकड़हारे ने अपने कमजोर से ऊंट पर लकड़ी का गट्ठड़ लादा और अपनी बेटी से बोला, बेटी मैं शहर जा रहा हूं, शाम तक आ जाऊंगा। अगर मेरी सारी लकड़ियां बिक गई तो तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा सामान खरीद लाऊंगा। बेटी बोली, आपकी मुराद पूरी हो बाबा, पर जरा होशियार रहना, क्योंकि बाजार में बहुत सारे लुटेरे लोग होते हैं। वहां कुछ लोग लूट कर पैसा बनाते हैं और कुछ लुट जाते हैं। लकड़ी बेचकर जल्दी से घर वापस आ जाना, मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करूंगी। इलियास ने कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा। लकड़हारा ऊंट पर लकड़ियों का गट्ठर लाद कर बाजार की तरफ रवाना हो गया। कुछ देर बाद शहर में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और आवाज लगाने लगा, लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो। काफी देर के बाद एक सेठ की नजर उस लकड़हारे के ऊपर पड़ी। सेठ बहुत कंजूस था। सोचने लगा, इस फटीचर बूढ़े को तो आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी वो शक्ल से ही पैदाइशी बेवकूफ लगता है। ये सोचकर वो लालची सेठ लकड़हारे के पास पहुंचकर बोला, ए लकड़ी वाले, क्या ये लकड़ियां बेचोगे? इलियास ने कहा, बिल्कुल बेचनी है साहब, लेकिन आप कीमत क्या देंगे? सेठ ने कहा, तुम ही बताओ क्या कीमत लोगे? इलियास ने शर्माते हुए कहा, 2 रुपए दे देना। सेठ ने कहा, यह सौदा तो महंगा है, खैर क्या तुम 2 रुपए दे देना। लकड़ियां जैसे हैं वैसे ही बेचोगे, यानी उसी तरह बेचोगे, कोई परेशानी तो नहीं होगी? इलियास लकड़हारा बोला, बेच दूंगा साहब, भला इसमें मुझे क्या परेशानी हो सकती है? तो फिर ठीक है, ये लो 2 रुपए और अपने इस मरियल ऊंट को लेकर मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ठीक है साहब जी। 2 रुपए लेने के बाद लकड़हारा इलियास अपने ऊंट को लेकर सेठ के पीछे चल पड़ा। आज तो कमाई अच्छी हुई है, सोचते हुए लकड़हारा सेठ के पीछे खुश होता हुआ चला जा रहा था। कुछ देर बाद सेठ लकड़हारे को लेकर अपने घर पहुंच गया और बोला, लकड़ियां यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। जैसा साहब का हुक्म कहकर लकड़हारा जैसे ही ऊंट से लकड़ियां उतारने लगा, सेठ गुर्राते हुए बोला, ओ बेवकूफ लकड़हारे, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? साहब मैं तो ऊंट से लकड़ियां उतार रहा हूं ताकि मैं ऊंट को ले जा सकूं। सेठ बोला, अरे बड़ा बदमाश है, क्या तुझे अपनी जुबान याद नहीं जो तूने लकड़ियां बेचते वक्त मुझसे की थी? लकड़हारा घबरा कर बोला, कैसी शर्त हुजूर, मैं कुछ समझा नहीं। साहब मैंने आपको 2 रुपए के बदले सारी लकड़ियां दे दी हैं, अब लकड़ियां उतार कर मैं अपना ऊंट लेकर जा रहा हूं। सेठ हंसते हुए बोला, सारी लकड़ियां ही नहीं बल्कि 2 रुपए के बदले तूने मुझे अपना ऊंट भी बेचा है। क्या तूने इस बात को नहीं कहा था और लकड़ियां बेचना कबूल नहीं किया था कि लकड़ियां जिस हालात में हैं उसी हालात में बेचेगा? सेठ की बात सुनकर इलियास के होश उड़ गए। साहब आप ये कैसी बात कर रहे हैं? सेठ मुस्कुराते हुए बोला, शर्त के मुताबिक अब ये ऊंट मेरा है, तुझे अपने माल की कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहां से निकल जा, नहीं तो मैं धक्के मारकर निकालूंगा। इलियास रोते हुए कहने लगा, नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कहो, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे घर में मेरी जवान बेटी है, मुझे उसके हाथ पीले करने हैं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लकड़हारा बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन सेठ कहाँ मानने वाला था। उसकी एक न सुनी, बल्कि उसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया और सबसे कहने लगा, देख लो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी, पहले सौदा किया अब मुकर रहा है और सीना जोरी भी कर रहा है। क्या ये तरस खाने लायक है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इसकी गुस्ताखी की वजह से इसके साथ क्या बर्ताव करना चाहिए? एक आदमी ने कहा, सेठ जी मेरी मानो तो इसे सरपंच के पास ले चलो। लोगों ने कहा, हाँ हाँ यही ठीक रहेगा। लोगों के कहने पर सेठ आदमी लकड़हारे को सरपंच जी के पास ले गया, जो कि उस सेठ का गहरा दोस्त था, और उसने सरपंच को सारा किस्सा सुनाया। सारी बात सुनकर सरपंच ने अपने दोस्त के हक में ही फैसला सुना दिया। सरपंच ने कहा, लकड़हारे को अपने सामान की पूरी रकम मिल चुकी है और इसने गाहक की शर्त कबूल की है, इसलिए कसूर इसी का है। अब ऊंट पर लकड़हारे का कोई हक नहीं। इलियास दुखी मन से सोचता हुआ जा रहा था, ओहो, गरीब के लिए यहां भी इंसाफ नहीं है।
बेचारा इलियास अपने किस्मत पर आंसू बहाता हुआ अपने घर पहुंच गया तो लकड़हारे की बेटी नूर ने अपने बाबा की आंखों में आंसू देखकर पूछा, बाबा सब ठीक तो है? लकड़हारा लंबी सांस खींचकर बोला, क्या बताऊं बेटी, हमारे तो नसीब ही फूटे हैं। वैसे ही हमारे पास कुछ नहीं था, आज हमारा ऊंट भी हाथ से निकल गया। इलियास ने सारी कहानी नूर को सुनाई। सारी बातें सुनकर नूर ने अपने बाबा की हौसला अफजाई करते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो बाबा, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह के घर देर है पर अंधेर नहीं। खाना खाकर दोनों बाप बेटी सो गए, लेकिन अगले दिन सुबह को ऊंट के गम की वजह से इलियास चारपाई से उठ ना सका। अपने बाबा की हालत देखकर नूर बोली, मेरे अच्छे बाबा, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं लकड़ियां बेचने जा रही हूं। शायद मैं लकड़ियां अच्छी कीमत पर बेच सकूं। इलियास बोला, जैसा तुम ठीक समझो बेटी, जाओ, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। बेटी नूर ने बूढ़े खच्चर पर लकड़ी का गट्ठर लादा और शहर की तरफ रवाना हो गई। सोचती जा रही थी, अगर वो धोखेबाज मक्कार सेठ मुझे मिल गया तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगी। शहर पहुंचकर उसने आवाज लगाई, लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां, सस्ते में ले लो, सूखी लकड़ियां। उस दिन भी वो सेठ किसी को ठगने बाजार आया हुआ था। उसने लकड़ियां बेच रही नूर की तरफ देखा। वाह, आज फिर से एक शिकार मेरे लिए आया है। कल एक ऊंट मिला था, आज लकड़ियों के साथ पूरा खच्चर मिल जाएगा। इतना सोचकर सेठ नूर के पास पहुंचा और बोला, ऐ लड़की, क्या अपनी लकड़ियां बेचनी हैं? नूर ने कहा, हाँ हुजूर। सेठ ने पूछा, क्या कीमत है? नूर बोली, कीमत है 3 रुपए हुजूर। सेठ होशियारी दिखाता हुआ बोला, महंगा सौदा है, क्या दाम कुछ कम नहीं करोगी? नूर बोली, सौदा 4 सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हुजूर। लकड़ियां बिल्कुल सूखी हैं, मंजूर हो तो कहो। सेठ सोचने लगा, ये लड़की तो बहुत सियाणी लग रही है। खैर कोई बात नहीं, जल्दी इसकी सारी होशियारी निकल जाएगी। सेठ सोच ही रहा था कि नूर बोल पड़ी, क्या सोचने लगे साहब, जल्दी बताइए वरना मैं किसी दूसरे को आवाज दूं। सेठ बोला, ठीक है, मुझे 3 सिक्कों में सौदा मंजूर है, लेकिन ये लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचनी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? धनी की बात सुनकर नूर चौंक गई। ओहो, तो ये वही मक्कार ठग सेठ है। आज इसकी खैर नहीं, ऐसा बदला लूंगी कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा। नूर सोच ही रही थी कि तभी सेठ बोल पड़ा, अरे लड़की, जवाब जल्दी दो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे होंगे। नूर की बात सुनकर सेठ थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन फिर मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। देर ना करके अपने खच्चर को मेरे पीछे पीछे लेकर चलो। नूर अपने खच्चर को सेठ के पीछे पीछे लेकर चलने लगी। धोखेबाज कहीं का अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है, जब हकीकत सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। नूर सोचते हुए सेठ के घर पहुंच गई और पूछने लगी, हुजूर लकड़ियां कहाँ रखूं? सेठ बोला, अरे मूर्ख लड़की, तूने क्या सौदा किया था? भूल गई तो मैं याद दिलाऊंगा। नूर अफसोस करते हुए बोली, सेठ जी, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी, माफी चाहती हूँ, अभी खच्चर बांध देती हूँ। और नूर ने चुपचाप खच्चर को खंबे से बांध दिया। आपका काम हो गया हुजूर, लाइए, अब मुझे भी मेरी कीमत दे दीजिए। जरूर जरूर लो, संभालो अपने सौदे की कीमत। ठहरो साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? तो सौदे के हिसाब से आपने लकड़ियां जिस हालत में थीं उसी हालत में खरीदी और लकड़ियों के साथ साथ मेरा खच्चर भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझसे भी तो यह वादा किया था कि आप पैसे उसी हालात में देंगे जिस हालात में वे होंगे, इसलिए इस वक्त वे आपके एक हाथ के साथ हैं, इसलिए आप सिक्कों के साथ साथ अपना एक हाथ भी मुझे दीजिए और शर्त और सौदे के मुताबिक आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। लाइए, सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी दीजिए। नूर की बात सुनकर सेठ के होश फाख्ता हो गए और सेठ घबराकर बोला, क्या बक रही है लड़की? नूर ने कहा, बक नहीं रही हूं सेठ जी, बल्कि इंसाफ की बात कर रही हूं। आपको सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी देना ही पड़ेगा। अच्छा, तुम्हारी ये मजाल, निकल जाओ मेरे घर से। नूर ने बड़े ठंडे अंदाज में कहा, ऐसे नहीं सेठ जी, अब तो मैं यहां से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। और नूर जोर जोर से बोलने लगी, इसलिए वहां आसपास के लोग जमा हो गए। भाइयों बहनों, मेरी बात सुनो, मुझे इस धोखेबाज सेठ से इंसाफ दिलवाओ। सेठ का चेहरा पीला पड़ गया और दिल ही दिल में कहने लगा, हे भगवान,
यहां तो लेने के देने पड़ गए। सेठ नूर से बड़ी आजीजी से कहने लगा, अरे बेटी सुनो, तो मेरी बात तो सुनो। नूर बोली, सेठ जी अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुन सकती हूँ कि आप पहले अपना एक हाथ काट कर दीजिए। सेठ कहने लगा, अरे बेटी हाथ के बदले में तुम्हें एक ऊंट तुम्हारा, खच्चर और सारी लकड़ियां और इन सब के साथ 4-4 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूं। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। नूर भी अपनी जिद पर अड़ी गई थी। नहीं सेठ जी, मुझे ये सब चीजें नहीं, बल्कि तुम्हारा एक हाथ ही चाहिए। सेठ सोचने लगा, आज ये 2 टके की छोकरी मेरा सत्यानाश करके ही छोड़ेगी। नूर और सेठ का शोर सुनकर देखते ही देखते आस पड़ोस के बहुत सारे पड़ोसी वहां जमा हो गए और नूर ने उन्हें सारी बात सुनाकर आखिर में कहा, अब आप सभी फैसला करें कि शर्त के मुताबिक मुझे सिक्कों के साथ साथ इसका एक हाथ भी मिलना चाहिए या नहीं। लोग बोले, जरूर मिलना चाहिए। हाँ हाँ मिलना चाहिए। एक आदमी बोला, सेठ जी कल इसी शर्त के मुताबिक तुमने एक गरीब लकड़हारे से उसका ऊंट हासिल किया था। आज तुम्हें भी अपना हाथ इस लड़की को देना होगा, बिल्कुल देना होगा, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती सरपंच जी के पास ले चलेंगे। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, हम भी साथ चलेंगे। सरपंच जी का नाम सुनते ही सेठ का चेहरा खुशी से खिल गया। सेठ बोला, ठीक है, मैं सरपंच जी के पास चलने को तैयार हूं। मुझे पूरा यकीन है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। सभी लोग नूर और सेठ के साथ उसी वक्त सरपंच के पास पहुंचे, जो सेठ का बहुत तगड़ा दोस्त था और लेकिन बात का किसी को नहीं पता था। लेकिन वो भी सारा किस्सा सुनकर उलझन में पड़ गया और सोचने लगा, अगर मैं अपने दोस्त का पक्ष लूं तो सारे लोग मुझे धोखेबाज समझेंगे और ये बात काजी तक पहुंच गई। तो मेरी खैर नहीं। सरपंच ये बात सोच ही रहा था कि नूर बोली, मुझ गरीब के साथ न्याय कीजिए सरपंच जी और मुझे मेरा हक दिलवाए। सरपंच सारी बात सुनकर इस नतीजे पर पहुंचा कि कसूरवार सेठ ही है और तुम्हारी मांग जायज है। लेकिन बेटी, तुम एक इंसान का हाथ लेकर क्या करोगी? अगर मेरी बात मानो तो हाथ के बदले जो कुछ भी ये सेठ दे रहा, उसके अलावा एक घोड़ा और ले लो। नहीं सरपंच जी, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसका एक हाथ ही चाहिए। सरपंच ने नूर को बहुत समझाया। उसके बाद नूर बोली, ठीक है हुजूर, जब आप कहते हैं तो मैं 50 घोड़ों के बदले में अपना दावा वापस ले सकती हूँ। सेठ नूर की बात सुनते ही बोल पड़ा, नहीं हुजूर, मैं इसकी ये मांग कबूल नहीं कर सकता, ये कीमत बहुत ज्यादा है। नूर बोली, सरपंच जी, अगर ये कीमत इसके एक हाथ से ज्यादा है तो मुझे एक हाथ ही कबूल है, लेकिन मेहरबानी करके आप देर ना करें और इसका एक हाथ काट कर मुझे दिलवाए। घर में मेरे बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारा सरपंच भी अपने दोस्त के बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाया। वो मौका ही ऐसा था कि उसे मजबूरन सेठ से कहना पड़ा, सेठ कसूर तुम्हारा ही है। शर्त के मुताबिक अपना हाथ काट कर दे दो या फिर 50 सोने की अशर्फियां दे दो, यही हमारा फैसला है। सरपंच का फैसला सुनकर सेठ के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई, लेकिन मरता क्या ना करता। उसे नूर का मांगा गया सारा धन देना ही पड़ा। ले चतुर लड़की, ये 50 सोने की अशर्फियां, लेकिन ये मत समझना कि तू मुझसे ज्यादा होशियार है। नूर सेठ से कहने लगी, सेठ जी सच बात तो ये है कि मैं आपसे ज्यादा अक्लमंद हूं, नहीं तो आजमा कर देख लो। नूर की बात सुनकर सेठ के दिमाग में एक विचार आया, चिड़िया खुद ही जाल में फंसने को तैयार है, क्यों ना अब मैं दूसरी चाल चलकर अपनी 50 सोने की अशर्फियां वापस ले लिए जाएं। कुछ देर सोचकर सेठ ने कहा, अरे बेवकूफ लड़की, अगर तुझे अपनी होशियारी पर इतना ही भरोसा है तो लगा ले एक शर्त। हम दोनों सबके सामने एक एक अजीब किस्सा सुनाते हैं, जिसका किस्सा बिल्कुल झूठा माना जाएगा वो ही जीतेगा। मैं 500 सोने की अशर्फियां दांव पर लगाता हूं, बदले में तुझे 50 अशर्फियां ही देनी होंगी। नूर भी सेठ की बात सुनकर झट से बोल पड़ी, ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। सेठ बोला, लेकिन मेरी 2 शर्त तुम्हें और भी याद रखनी है। एक तो ये कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को झूठा नहीं कहेगा। दूसरी है कि यहां मौजूद किसी भी आदमी ने यह कह दिया कि ये वाकया सच्चा है तो फौरन वो हार कबूल कर लेगा। अब बोल तैयार है? नूर बोली, तो मैं इन दोनों शर्तों पर भी आपसे अक्लमंदी का मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। सेठ और नूर के मुकाबले के बारे में सुनकर सरपंच जी भी दिल ही दिल में अपनी खुशी को छुपाता हुआ तुरंत बोल पड़ा, मैं और गांव वाले तुम दोनों के बीच फैसला करेंगे, अपना किस्सा सुनाओ। सरपंच का इशारा समझते ही सेठ की खुशी का ठिकाना ना रहा।
और सेठ ने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। एक बार मुझे अपने घर में मक्के के 2 दाने पड़े हुए मिले। मैंने उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उन दोनों दानों से एक बड़ा सा जंगल, 1 हफ्ते में ही मेरे घर के सामने मक्के के पौधे इतने बड़े और ऊंचे दरख्तों के रूप में उग गए कि उसका एक जंगल सा बन गया। उस मक्के के जंगल में अगर कोई ऊंट सवार या कोई मुसाफिर भी जाता तो कई कई दिनों तक भटकता रहता था। वो कैसा घना मक्के का जंगल था, निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई देता था। सेठ का किस्सा जारी था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी 10 बकरी मक्के के जंगल में घुस गई और सारी बकरियां खो गईं। मैंने जंगल में घुसकर उन्हें बहुत ढूंढा, पर बकरियां तो बकरियां, नामो निशान तक ना मिला। जब फसल का काटने का वक्त आया तो मेरे नौकरों ने फसल काट ली, लेकिन फिर भी मेरी खोई हुई बकरियां नहीं मिल सकी। उसके बाद मैंने अपनी बकरियों का ख्याल ही छोड़ दिया। अपने लिए कुछ मक्के का आटा पिसवा कर रख लिया और मैंने बाकी मक्का बाजार में बेच दिया। जितने की बकरियां थीं, मक्के की फसल को बेचकर उससे डबल नफा हो गया। एक दिन मैंने अपनी घरवाली से कहा, भगवान, इतने दिन हो गए मक्के का आटा पिसाए हुए, लेकिन तुमने आज तक मुझे उसकी रोटियां नहीं खिलाई। बीवी बोली, अजी अभी बनाकर लाती हूँ। फौरन ही मेरी बीवी मक्के की रोटी और सरसों का साग लेकर आ गई। वाह, मजा ही आ गया। लेकिन अभी मैंने 2 लुकमे ही खाए होंगे कि अचानक मेरे मुंह से बकरी की आवाज आने लगी और मैं पूरी तरह से घबरा गया। इससे पहले कि मैं या मेरी घरवाली कुछ समझ पाते, एक बकरी मेरे मुंह से निकलकर कूद पड़ी। हम हैरान थे, ये क्या हो रहा है। पलक झपकते ही दूसरी, तीसरी और एक करके पूरे 10 बकरियां मेरे मुंह से निकलकर सामने चलने लगी। अरे, ये तो हमारे मक्के के जंगल में खोई हुई 10 बकरियां हैं। बस यही मेरा किस्सा खत्म हुआ। अब आप सब बताएं, मेरा किस्सा कैसा रहा? सरपंच तुरंत बोल पड़ा, मुझे तुम्हारे किस्से पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा है। सेठ, तुम्हारी कहानी बिल्कुल झूठी है। वहां मौजूद सभी लोग भी बोल उठे, हाँ, सेठ की कहानी बिल्कुल झूठी है। ऐसा ना कभी हमने देखा और ना ही सुना। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सेठ जी, सेठ दिल ही दिल में सोचने लगा, वाह, बन गया काम। लड़की को तो मेरी कहानी सच बतानी ही पड़ेगी, वरना उसे हार कबूल करनी ही होगी। सेठ इतना सोच ही रहा था कि नूर बोल पड़ी, वाह वाह सेठ जी, दरअसल आपका किस्सा मुझे पूरा सच लगता है। आप जैसे सेठ लोगों के साथ तो ऐसे मामले आम बात हैं। सेठ मुस्कुराकर बोला, तो मैं जीत गया। लाओ, मेरी 50 सोने की अशर्फियां मुझे दो और यहां से लंबी हो जाओ। नूर ने कहा, ऐसे नहीं सेठ जी, पहले आप सब मेरा किस्सा भी तो सुन लो, फिर फैसला होगा कि कौन जीता और कौन हारा। सरपंच ने हुक्म दिया, ठीक है तो सुनाओ तुम भी अपना किस्सा। नूर ने अपना किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। एक बार मैंने अपने गांव के बीचों बीच गेहूं का एक बीज बोया। अगले दिन उस जगह पर बादलों तक ऊंचा गेहूं का पौधा निकल आया और उसकी छांव पहाड़ों पर भी पड़ने लगी। सब गांव वाले तारीफ करने लगे। जब गेहूं पक गए तो मैंने उन्हें साफ किया और बोरी में भरकर 10 घोड़ों पर लदवा दिया। उसके बाद मैं अपने भाई से कहा, भाई अब तुम इन गेहूं को ले जाओ और शहर जाकर सारा गेहूं बेच कर आओ। मेरा भाई बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बहुत अच्छा मेरी प्यारी बहना। उसके बाद मेरा बड़ा भाई अपने घोड़ों को लेकर शहर की तरफ चला गया। मेरा भाई चला तो गया, लेकिन 5 साल तक मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिल पाई। उसकी याद में हम सब बड़े गमगीन थे। पता नहीं मेरे भाई के साथ क्या गुजर रही होगी। अब किसको भाई कहाँ करूंगी। लेकिन सरपंच जी, अभी कुछ ही दिन पहले मुझे उड़ती हुई खबर मिली कि रास्ते में किसी आदमी ने उसे लूट मारकर खत्म कर दिया। नूर की कहानी सुनकर सरपंच समेत वहां के सारे आदमी चौंक पड़े। नूर ने कहा, हाँ हुजूर, बड़ी बदकिस्मत हूं मैंने तो हथियारे को ढूंढ पाने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ दिया और मुझे उस हथियारे के बारे में पता चल ही गया। सरपंच और सारे वहां खड़े लोग तैश में आकर बोल पड़े, कौन है वो खूनी दरिंदा? नूर ने कहा, वो मक्कार और कोई नहीं हुजूर, यही सेठ आदमी है जो सबके सामने खड़ा है। इसने अपने मक्के के जंगल में ही मेरे भाई को हलाक कर दिया था। तभी सरपंच और बाकी खड़े लोग चिल्ला उठे, नहीं, हम तुम्हारी बात को किसी तरह सच नहीं मान सकते। सरपंच घबराकर बोला, हाँ, इस लड़की की कहानी बिल्कुल झूठी है, ऐसा कभी सच नहीं हो सकता। नूर ने कहा, सरपंच साहब, अगर मेरी बात झूठ है तो सेठ जी से ही पूछ लीजिए। नूर की बात सुनकर बेचारे सेठ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ओहो, मैं तो बहुत बुरा फंसा अपने ही जाल में। अगर मैं इसकी बात को झूठ कहूं
तो मुझे इस लड़की को 500 अशर्फियां देनी होंगी, और अगर सच कहूं तो उससे भी बुरा होगा। ये लड़की अपने मरे हुए भाई का हर्जाना मांगेगी, साथ ही साथ गेहूं से लदे 10 घोड़े भी मुझे ही देने पड़ेंगे, और हो सकता है मुझे फांसी पर भी लटका दिया जाए। सेठ अपने आप को कोसता हुआ सोच ही रहा था कि नूर बोल पड़ी, क्या सोच रहे हो सेठ जी? जल्दी कहिए, मैं झूठ बोल रही हूं या फिर सच? नूर की कहानी जल्दी ही सरपंच की समझ में भी आ गई। सरपंच सोचने लगा, इस लड़की ने तो बड़ी होशियारी से मेरे दोस्त को फंसा दिया। इसे झुठला भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं चाहकर भी बाहर अपने दोस्त की कोई मदद नहीं कर सकता। सरपंच सोच रहा था कि सेठ ने उम्मीद भरी नजरों से अपने दोस्त सरपंच की तरफ देखा तो सरपंच को बोलना ही पड़ा, मेरी तरफ मत देखो सेठ जी, जल्दी से जवाब दीजिए, लड़की सच बोल रही या झूठ? बेचारे सेठ के सब्र का पैमाना टूट गया और वो फूट फूट कर रोते हुए चीखने लगा और कहने लगा, रब करे तेरी जुबान कटकर गिर जाए। झूठी लड़की, तू बिल्कुल झूठ बोलती है, बड़ी झूठी। ये सुनते ही नूर मुस्कुराकर बोली, इसका मतलब मैं चतुराई के मुकाबले में आपसे जीत गई। लाओ मेरी 500 अशर्फियां दीजिए मुझे। सेठ ने चुपचाप 500 सोने की अशर्फियां नूर को दे दी और अशर्फियों से भरी थैली उसकी तरफ बढ़ा दी। और सेठ ने नूर से कहा, ये लो 500 सोने की अशर्फियों की थैली और फौरन यहां से चली जा, वरना मैं इसी वक्त तेरी गर्दन दबा दूंगा, चाहे बाद में मेरे साथ जो कुछ भी हो। नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो जा रही हूं सेठ जी, लेकिन मेरी 2 बातें अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखना। पहली ये कि किसी भी कमजोर और गरीब पर जुल्म मत करना, और दूसरी ये कि किसी को भी कम उम्र समझकर उससे अक्लमंदी के मामले में शर्त मत लगाना, वरना वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। बेचारा सेठ अपने के पर पछताने के अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा और नूर सेठ से अपनी जीती हुई सोने की अशर्फियां लेकर अपने घर आ रही थी। उसका बाप दरवाजे के बाहर टकटकी लगाए अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था। अपनी बेटी को देखकर इलियास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन अपनी बेटी को बिना गधे के वापस लौटते देखकर उसे बड़ा झटका लगा। अरे उसके साथ तो गधा है ही नहीं, कहीं मेरे जैसे उसके साथ भी तो नहीं हो गया, सोचकर बेचारे लकड़हारे का दिल कांपने लगा। लेकिन जब नूर ने उसके पास पहुंचकर सारी कहानी सुनाई और 550 सोने की अशर्फियां दिखाई तो लकड़हारे की खुशी का ठिकाना ना रहा था। इलियास लकड़हारा खुशी से बोल पड़ा, मेरी प्यारी बेटी, मैं आज तक नहीं समझ पाया था कि मेरी बेटी इतनी समझदार और बड़ी हो गई है। उसके बाद लकड़हारे ने गांव में बड़ी सी हवेली बनाई और अपनी बेटी की बड़ी धूमधाम से शादी कर दी और अपने दामाद को घर जमाए रख लिया। उसके बाद तीनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं। शुक्रिया।